नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुशाग्र तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी विजार्ट विद कुशाग्र सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा भाग लेकर के आ रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे मुख गुहा में पाचन। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए चलते हैं, देखते हैं मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन। तो हमें देखना है मुख गुहा में पाचन कैसे होता है। तो अगर हम बात करते हैं मुख गुहा में पाचन की, तो भाई अगर हम कोई रोटी का एक टुकड़ा भी लेते हैं तो उसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? हमारा मुख गुहा से। जैसे ही हम भोजन को रखते हैं अपने मुख गुहा में, इस तरह से मुख गुहा में जैसे ही यहाँ पे हम रोटी का कोई टुकड़ा रखते हैं तो यहाँ से पाचन की शुरुआत हो जाती है। पाचन की शुरुआत रोटी का टुकड़ा रखते ही हमारी हो जाती है। कैसे? क्योंकि मुख गुहा की अगर हम बात करें तो मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था लार ग्रंथियां 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो हमने आपको बताया था सबलिंगुअल, सबमैक्सुलर और प्रोटेड। अगर हम बात करते हैं सबलिंगुअल की, सबलिंगुअल की अगर हम बात करते हैं तो सबलिंगुअल जो लार ग्रंथि होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो जो हमारी मूल जिह्वा होती है, मूल जिह्वा के दोनों तरफ, दोनों साइड, मान लो कि ये हमारी मूल जिह्वा है तो इस जिह्वा के इस साइड भी और इस साइड भी कहाँ ये कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी? लार ग्रंथि। तो ये सबलिंगुअल लार ग्रंथि पाई जाएगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें सबमैक्सुलर की, सबमैक्सुलर की ये कहां पर पाई जाती है? तो सबमैक्सुलर जो लार ग्रंथि होती है ये हमारी दोनों जबड़ों के दोनों तरफ, नीचे वाले जो जबड़े होते हैं, निचले जबड़े के दोनों तरफ पाई जाती है। सॉरी, मैंने दोनों जबड़े बोल दिए हैं, दोनों जबड़े नहीं, निचले जबड़े के दोनों तरफ ये कौन सी पाई जाती है? दोनों तरफ कौन सी पाई जाती है? सबमैक्सुलर लार ग्रंथि पाई जाती है। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेड की। प्रोटेड लार ग्रंथि जो होती है ये हमारे दोनों कानों के पास पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? तो दोनों कानों के पास पाई जाती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी, क्वेश्चन अगर हमसे पूछता है सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो प्रोटेड लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। अब प्रोटेड लार ग्रंथि जब सबसे बड़ी होती है तो यहाँ पे हम बात करें, एक चीज आपने देखा होगा, एक जिसे कहते हैं कि हमारे गलसुआ रोग हो गया। ये कैसे हो जाता है? स्वेलिंग आ जाती है ना? तो स्वेलिंग आती है, क्यों स्वेलिंग आती है? ये जो प्रोटेड लार ग्रंथि होती है, प्रोटेड लार ग्रंथि में जब पैरामिक्सो वायरस जब पहुंच जाता है प्रोटेड लार ग्रंथि पे तो ये क्या कर देता है? स्वेलिंग, पैरामिक्सो वायरस के कारण लार ग्रंथि में स्वेलिंग आ जाती है और जिसके कारण कान के पास सूजन आ जाती है, जिससे गलसुआ रोग तैयार हो जाता है। तो ये किस कारण से होती है? तो प्रोटेड लार ग्रंथि में जब पैरामिक्सो वायरस पहुंच जाता है तो गलसुआ रोग हो जाता है। भोजन का पाचन, हम बात करते हैं पाचन की, तो पाचन जो होता है, पाचन के लिए हमें आवश्यक क्या क्या था? अब देखो, आवश्यक पाचन के लिए सबसे आवश्यक जल प्लस एंजाइम
जल प्लस एंजाइम। पाचन के लिए क्या चाहिए था? जल प्लस एंजाइम चाहिए था। तो लार जो होती है, लार में हमारा 1% एंजाइम और 99% जल होता है। जब ये 99% जल और 1% एंजाइम होता है तो इसी कारण से भोजन का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? मुख गुहा में, यानी बक्कल कैविटी में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। लेकिन अब बात करें कि एंजाइम, ये कौन कौन से एंजाइम लार में पाए जाते हैं? तो लार में भैया, लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं, लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो एक टाइलिन होता है, एक टाइलिन एंजाइम होता है, और एक होता है एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज, टाइलिन और एमाइलेज नामक एंजाइम लार में पाए जाते हैं। टाइलिन एंजाइम जो होता है, इसका भी कार्य समझ लीजिए। टाइलिन एंजाइम जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड नामक फॉर्म को, 3 फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। कितने फॉर्म होते हैं? तो 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है। तीनों फॉर्म में जो पॉलीसेकेराइड होता है, तीनों फॉर्म में बता चुका हूं एक बार, है ना। तो पॉलीसेकेराइड नामक फॉर्म को ये किस में चेंज करता है? माल्टोज में, माल्टोज में चेंज करता है। ये पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। टाइलिन किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज का अब कार्य क्या रहा? एमाइलेज का कार्य क्या होता है? तो एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज बाहर से जो भोजन के साथ क्या आ जाते हैं? दूषित कण आ जाते हैं, तो एमाइलेज उनको भगाने का कार्य करता है। या कह सकते हैं कि एमाइलेज जो होता है ये स्पाइडरमैन का कार्य करता है। एमाइलेज भोजन के साथ जो वायरस, विषाणु आते हैं, उनको मारने का काम कौन करता है? तो एमाइलेज करता है। ये पूरा स्पाइडरमैन का कार्य करता है कि आओ हम आपको खत्म करेंगे, आओ हम आपको खत्म करेंगे। ये एमाइलेज का कार्य होता है, आ जाओ हम आपको समाप्त कर देंगे। तो क्योंकि देखा है कभी कभी क्या है कि हम बाहर से कुछ खाते हैं तो उसमें मक्खियाँ वगैरह बैठी रहती हैं, तो वो क्या है, जो खाने का आइटम है, सामग्री है खाने की, वो क्या हो जाती है? दूषित हो जाती है। अब उसको हमने ग्रहण कर लिया तो सबसे पहले वो हमारे कहाँ गया? मुख गुहा में गया। और जब मुख गुहा में पहुंचा तो मुख गुहा में उसका संपर्क किससे हुआ? लार से हुआ। और जब लार से उसका संपर्क हुआ तो लार में पाचन शुरू हो गया। अब पाचन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो इसने कर दिया। किसने कर दिया? टाइलिन ने कर दिया। अब उसके साथ विषाणु हैं, तो जो विषाणु हैं उनको मारने का कार्य कौन कर रहा है? यहाँ पे एमाइलेज। यहीं से विषाणुओं को मारने का कार्य एमाइलेज ने शुरू कर दिया। तो ये इस तरह से मुख गुहा में रासायनिक पाचन होता है। भोजन का जो रासायनिक पाचन मुख गुहा में होता है, ये रासायनिक पाचन हो गया। अब बात करते हैं मुख गुहा में यांत्रिक पाचन की। अगर बात करें हम यांत्रिक पाचन कैसे होता है मुख गुहा में, तो यांत्रिक पाचन भी मुख गुहा में संभव होता है। कैसे संभव होता है? तो हमने आपको बताया था सहायक अंग, सहायक अंग बताए थे हमने। आहार नाल, जो अंग बताए थे पाचन के, वो 2 टाइप के बताए थे। एक आहार नाल बताया था। आहार नाल के अंतर्गत भी हमने बताए थे कि सबसे पहले भोजन कहाँ पे जाएगा? तो मुख गुहा में जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? ग्रास नली में जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। इस तरह से भोजन का पाचन होता है। लेकिन जब मुख गुहा में भोजन पहुंचा तो मुख गुहा में पाचन करने का कार्य कौन कर रहा है? यहाँ पे लार कर रही है। ये तो यांत्रिक पाचन हो गया। लेकिन सहायता कौन कर रहा है उसके पाचन में? तो सहायता कौन कर रहा होता है? तो दांत और जिह्वा, ये दोनों भी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मुख गुहा में ही पाए जाते हैं। क्या क्या? दांत, दांत और जिह्वा,
ये दोनों भी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये दोनों भी मुख गुहा में ही पाए जाते हैं। जीवा जो है ये क्या है? जीवा भोजन में बात करें, भोजन जो होता है, भोजन में लार जो होती है हमारी, लार को क्या करता है? मिलाने का कार्य कौन करता है? तो जीवा करती है। लेकिन दांत क्या कार्य करते हैं? तो मैंने यहाँ पे दांत के बारे में हम देखेंगे, दांत क्या कार्य करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम दांत की बात करते हैं तो दांत सबसे पहले ये देखते हैं कि दांत यहाँ भोजन काटने, पीसने, चबाने का कार्य करते हैं। तो दांत जो होते हैं, ये दांत कितनी संरचनाओं में पाए जाते हैं? दांत की संरचना कितने भागों में होती है? तो देख लेते हैं दांत की संरचना। अगर हम बात करते हैं दांत की, तो दांत की कुछ इस तरह से संरचना होती है हमारी, दांत की कुछ इस तरह से संरचना होती है। ये जो दांत की संरचना होती है इस तरह से, ये इस तरह से दांत की संरचना होती है। तो दांत जो होता है हमारा, दांत 3 संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। वो 3 संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं? तो वो 3 संरचनाएं देखिए, दांत की ये 3 संरचनाएं होती हैं। ये जो संरचना होती है इसे हम इनेमल कहते हैं, इनेमल कहते हैं। ये जो संरचना होती है इसे हम डेंटाइन कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। और इसके बाद जो ये हमारी संरचना है, ये संरचना, इसे हम मज्जा गुहा कहते हैं, पल्प कैविटी कहते हैं, मज्जा गुहा, मज्जा गुहा। तो यह दांत की संरचना 3 भागों में होती है, इनेमल, डेंटाइन और मज्जा गुहा। अब हम बात करें इनेमल, इनेमल की अगर हम बात करते हैं तो इनेमल क्या होता है? तो इनेमल जो होता है हमारा, दांत का सफेद वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। दांत का जो सफेद भाग होता है वो क्या होता है? इनेमल कहलाता है। मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? तो इनेमल होता है। मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग ही एनेमल होता है। इसके बाद इसमें कोई नर्व सेल नहीं पाई जाती है, कोई तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है इसमें। और ये क्या होता है? ये संवेदनशील नहीं होता है। सेम कंडीशन डेंटाइन पे आती है, सेम कंडीशन डेंटाइन पे आती है। डेंटाइन जो होता है हमारा, इसमें भी नर्व सेल नहीं पाई जाती हैं और ये भी संवेदनशील नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मज्जा गुहा की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पल्प कैविटी की, तो पल्प कैविटी में नर्व सेल पाई जाती हैं और ये संवेदनशील होता है। इसीलिए जब हम क्या करते हैं, ब्रश से अपने दांतों को ज़्यादा रगड़ देते हैं इस तरह से, तो क्या है, हमें पानी कभी कभी अधिक ठंडा या अधिक गर्म महसूस होने लगता है। तो ये इसका रीज़न क्या है कि हमारी जो एनेमल की परत है और डेंटाइन की परत है, इसमें क्षति हुई है। तो इस क्षति को, ये जो क्षति है, इस क्षति की पूर्ति के लिए डॉक्टर के पास हम जाते हैं कि हमारे दांत में अधिक गर्म और अधिक ठंडा पानी लग रहा है। इसका रीज़न क्या है? तो डॉक्टर इसका इलाज करते हैं। इलाज में वो क्या करते हैं? आरसीटी करते हैं। क्या करते हैं? आरसीटी करते हैं। आरसीटी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आरसीटी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आरसीटी जब वो करते हैं तो आरसीटी में क्या करते हैं कि जो इनेमल और डेंटाइन की परत होती है उसमें जो क्षति हुई है, उस क्षति पे वो क्या करते हैं, कहते हैं कि कुछ एक सीमेंट जैसा पदार्थ लगा देते हैं, जिसे कह देते हैं कि मसाला भरा गया है। दांतों में क्या किया गया है? मसाला भरा गया है। तो यही रीज़न होता है कि जब वो सीमेंट जैसा या कठोर पदार्थ लगा देते हैं इनेमल और डेंटाइन की जगह पे, तो क्या होता है कि जो पानी और गर्म पदार्थ हम ले रहे हैं वो मज्जा गुहा के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता। और जब वो डायरेक्ट मज्जा गुहा के संपर्क में नहीं आता है तो क्या है कि जब ये हमारा पानी है जो ठंडा और गर्म होता है, ये मज्जा गुहा के जब डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा तो नर्व सेल के संपर्क में नहीं आएगा। और जब नर्व सेल के संपर्क में नहीं आएगा तो संवेदनशीलता पता ही नहीं चलेगी। इसलिए हम कह देते हैं कि अब हमें दांतों में आराम है और अब हमें पानी अधिक ठंडा या अधिक गर्म नहीं महसूस होता है। तो ये ट्रीटमेंट कौन सा हुआ? आरसीटी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ जा करके। तो ये दांत हमारी 3 संरचनाओं में पाया जाता है, इनेमल, डेंटाइन और मज्जा गुहा, 3 संरचनाओं में पाया जाता है। अब हम बात करें
कि दांत होते कितने प्रकार के हैं, दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं मानव के शरीर में, तो दांत 4 प्रकार के मानव शरीर में पाए जाते हैं। कौन कौन से दांत पाए जाते हैं मानव शरीर में, तो मानव शरीर में दांत पाए जाते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर। मानव शरीर में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर यानी कृंतक दांत, कैनाइन रदनक दांत, प्रीमोलर अग्रचवर्णक, मोलर पश्चवर्णक। अब हम बात करें इन दांतों के बारे में। इंसीजर दांत कौन से होते हैं, तो इंसीजर दांत मानव के शरीर में अगर हम बात करते हैं तो जो आगे के दांत होते हैं 4, मनुष्य के जबड़े में जो आगे के 4 दांत होते हैं, ये जो होते हैं दांत, ये क्या कहलाते हैं, इंसीजर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इंसीजर कहलाते हैं। इंसीजर के बाद हम बात करें कैनाइन की, यानी रदनक दांतों की अगर हम बात करते हैं, तो जो ये नुकीला दांत इस तरह से होता है, ये क्या होता है, रदनक दांत होता है। ये क्या होता है, रदनक दांत होता है। और इसके बाद प्रीमोलर की बात करें तो ये जो फर्स्ट प्रीमोलर और ये सेकंड प्रीमोलर, इधर ही ये चलेगा, फर्स्ट और सेकंड चलेगा। अब इसके बाद अगर हम मोलर की बात करें तो मोलर होते हैं 1, 2 और 3। इधर भी मोलर कितने आएंगे, 1, 2, 3। तो इस तरह से मानव शरीर के दांत सेम यही नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से मानव शरीर के दांत बनते हैं। जोड़ लेते हैं तो इंसीजर की संख्या कितनी हो गई, 4। अब यहाँ पे हम कैनाइन की बात करें अगर, तो कैनाइन की संख्या हो गई 2। इसके बाद अगर हम प्रीमोलर की बात करते हैं तो प्रीमोलर फर्स्ट सेकंड यानी 4। इसके बाद अगर हम मोलर की बात करते हैं तो 3 और 3 6। अब हम बात करें कि टोटल दांत कितने हुए, तो 6 4 10 4 14 2 16, यानी ऊपर के जबड़े में कितने हुए, 16 दांत हो गए। और सेम कंडीशन नीचे आती है, 16 नीचे भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि दंत सूत्र की, तो सबसे पहले इंसीजर के बारे में बात कर लें। इंसीजर दांतों का कार्य क्या होता है, तो जो इंसीजर दांत होते हैं, यानी हमारे इंसीजर दांत कौन से हैं, तो इंसीजर दांत ये चारों जो हैं, ये क्या है, इंसीजर दांत। और ये क्या कार्य करते हैं, तो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले भोजन काटा कहाँ से जाता है, तो इंसीजर दांतों से काटा जाता है। इंसीजर दांत जो होते हैं ये फ्रंट पे होते हैं, और इनको एक नाम और भी दिया जाता है, लॉफिंग टीथ। इनको क्या नाम दिया जाता है, लॉफिंग टीथ भी कहा जाता है इंसीजर दांतों को। देखते हैं कि चूहे के दांत जो होते हैं ये कैसे होते हैं। चूहे के दांत कैसे होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं, जीवन पर्यंत बढ़ते हैं चूहे के दांत। इसीलिए चूहा अपने दांत छोटे करने के लिए हमारी कितनी भी महंगी वस्तु हो, वो ये नहीं देखता है, वो उसे काट देता है, क्योंकि रगड़ से उसके दांत बाहर ना निकल पाएं, बड़े ना हो पाएं, इसलिए वो हमारी महंगी से महंगी चीजों को काट दिया करता है। इंसीजर दांत शाकाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं। इंसीजर दांत विकसित किन जंतुओं में होते हैं, तो शाकाहारी जंतुओं में विकसित होते हैं। बात करें हम कैनाइन की, कैनाइन दांत नुकीला दांत होता है और ये मांसाहारी जंतुओं में विकसित होता है। ये भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। आपने देखा होगा कि जो मांसाहारी जीव होते हैं वो कभी भी
कभी भी क्या है, जब भोजन ग्रहण करते हैं तो सामने से नहीं, वो साइड से भोजन ग्रहण करते हैं, साइड से। आपने डिस्कवरी में देखा होगा किसी जंगली जानवर को, जैसे शेर है, टाइगर है, इस तरह के जानवरों को आपने देखा होगा भोजन करते हुए, तो वो साइड से लेते हैं, क्योंकि उनका दांत कौन सा विकसित होता है, उनका दांत विकसित होता है कैनाइन, तो इसलिए वो साइड से लेते हैं, भोजन को काटते हैं। जबकि शाकाहारी जंतुओं में कौन सा विकसित होता है, इंसीजर विकसित होता है, इसलिए वो अपने इंसीजर दांतों का प्रयोग भोजन को काटने के लिए करते हैं। मांसाहारी में कैनाइन विकसित होता है। प्रीमोलर, अगर हम बात करते हैं प्रीमोलर की, तो प्रीमोलर की संख्या कितनी हुई, प्रीमोलर की संख्या हमने बताई 4 होती है। भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है, प्रीमोलर करता है। भोजन को चबाने का कार्य कौन से दांत करते हैं, प्रीमोलर करते हैं। मोलर दांत जो होते हैं, मोलर दांत कौन से होते हैं, तो मोलर दांत जो सबसे पीछे के होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, मोलर कहे जाते हैं। और भोजन को पीसने का कार्य कौन से दांत करते हैं, मोलर करते हैं, यानी पश्चवर्णक करते हैं भोजन को पीसने का कार्य। अब कभी कभी यहाँ पे हमसे पूछ लिया करता है कि वयस्क मनुष्य का या बच्चे का दंत सूत्र क्या होता है। दंत सूत्र के बारे में जब पूछ लेता है तो हम क्या बताएंगे, देखते हैं। जब वयस्क मनुष्य का पूछे, वयस्क मनुष्य का जब दंत सूत्र पूछता है, वयस्क मनुष्य का जब दंत सूत्र पूछता है, तो वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र हम क्या देंगे, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र, ये तो हमारे हो गए इंसीजर, इसके बाद ये हो गए कैनाइन, इसके बाद ये हो गए प्रीमोलर, और इसके बाद ये हो गए मोलर। अब वयस्क मनुष्य का जब दंत सूत्र पूछे तो इंसीजर की संख्या कितनी है, हम इसको पार्टीशन में ले लेंगे, ऐसे पार्टीशन में ले लेंगे। तो वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र, एक तरफ कितने दांत मिले इंसीजर के, 2, तो इंसीजर हमने 2 कर दिया। अब ये 2 नीचे भी मिलेंगे हमें, ठीक है। इसके बाद कैनाइन 1 मिला, तो कैनाइन 1 कर दिया हमने, नीचे भी 1 ही मिलेगा। इसके बाद प्रीमोलर, तो प्रीमोलर कितने मिले भाई, प्रीमोलर की अगर हम बात करें तो प्रीमोलर 2 मिले, तो 2 और 2 नीचे भी मिलेंगे। अब इसके बाद बात करें हम प्रीमोलर के बाद मोलर की, मोलर की, तो मोलर कितने मिले, 3 मिले, और 3 नीचे भी मिलेंगे। तो कितने हो गए भाई, दंत सूत्र क्या बना, 21 23 बना। अब चूंकि ये हमने एक तरफ के निकाले हैं, ये हमने एक तरफ के, तो दोनों तरफ के निकालने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब निकाल लेंगे हम, कैसे निकाल लेंगे, तो जोड़ लेंगे हम, कितना, 3 3 2 5, 5 3 8, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 16, और नीचे भी यही आएगा 16/16। ये किसका आ गया, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र आ गया। ये किसका दंत सूत्र आ गया, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र आ गया। अब अगर हमसे वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र पूछा जाए तो हम सीधे बता देंगे 21 23। क्या होता है, 21 23 होता है, 21 23। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है, 21 23 होता है। यहीं पे अगर हमसे बात पूछा जाए कि 5 वर्ष से कम बच्चे का दंत सूत्र क्या होता है, 5 वर्ष से कम बच्चे का दंत सूत्र क्या होता है, तो 5 वर्ष से कम बच्चे का दंत सूत्र बताएंगे हम। 5 वर्ष से कम बच्चे का दंत सूत्र, इसमें भी इंसीजर की संख्या वही होती है
2/2। कैनाइन की संख्या वही होती है 1/1। जो यहाँ पे प्रीमोलर होते हैं, प्रीमोलर की संख्या जो होती है, यहाँ पे बात करें प्रीमोलर की, प्रीमोलर होते हैं 0, प्रीमोलर क्या होते हैं 0। और मोलर की अगर हम बात करते हैं, मोलर की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो मोलर कितने होते हैं, तो मोलर की संख्या होती है यहाँ पे 2/2। मोलर कितनी होती है 2/2। तो अब यहाँ पे बच्चे का दंत सूत्र क्या आया, तो चूंकि अब दोनों हमने ऊपर और नीचे का निकाला है, पार्ट में 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर दिया हमने। तो अब जब मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 3 2 5 यानी 10, और नीचे भी 10, यानी 5 वर्ष से कम बच्चे के दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं, जबकि वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं, तो 32 होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें 5 वर्ष से कम बच्चे का दंत सूत्र क्या होगा, तो क्या होगा 2102। 5 वर्ष से कम बच्चे का दंत सूत्र क्या होगा 2102। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि पश्चवर्णक, पश्चवर्णक में जो सबसे लास्ट का दांत होता है, अंतिम दांत होता है पश्चवर्णक में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अक्लदाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्लदाढ़। पश्चवर्णक का जो यानी मोलर का जो अंतिम दांत होता है वो क्या कहलाता है, अक्लदाढ़ कहलाता है, या अंतिम दांत को हम क्या कहते हैं, अक्लदाढ़ कहते हैं। और ये वर्तमान समय में मनुष्य का एक अवशेषी अंग बन चुका है। अक्लदाढ़ जो है वर्तमान समय में मनुष्य का एक अवशेषी अंग बन चुका है। तो आज भोजन का पाचन हमने कहाँ पे पढ़ा, मुख गुहा में भोजन का पाचन पढ़ा। आइए देखते हैं यहाँ पे जितना कुछ दिया, अब इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे ग्रास नली में पाचन, ग्रास नली में पाचन।